हाय हाय पक्षियों, देखो मेरा सब कुछ लुट गया। मेरी जादुई घड़ी चोरी हो गई है। हाय मेरा भाग्य, अब ये मेरा महल जैसा घर बर्बाद हो जाएगा। बादल कव्वे की माँ सावित्री ऐसे चिल्ला चिल्ला कर पक्षियों को बुला रही थी। चिड़िया, भोजन छोड़ो। लगता है जो बरगद वाले बड़े पेड़ पर कौवों का घर है, वहाँ किसी ने चोरी की है। माँ जी की वो घड़ी कोई मामूली चीज नहीं थी। वो तो सदियों पुराने उनके परिवार की एक निशानी थी, जिसे माँ जी बहुत संभाल कर रखती थी। हाँ तोते, देर ना करो। मुझे तो पहले ही शक था बादल कव्वे पर। वो अपनी माँ और पत्नी की पीठ पीछे उस पिंकी कव्वी के साथ कोई खिचड़ी पका रहा है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और चीकू तोता कव्वों के घर जाते हैं। वहाँ बादल कव्वा बड़ी चालाकी से अपनी माँ के आंसू पोंछ रहा था। माँ, रोए मत। मैंने सुबह सवेरे देखा था, बिजली कवि आपके कमरे से दबे पांव निकल रही थी और उसके पंखों में कुछ छुपा हुआ था। तभी पड़ोसन की पिंकी कवि भी वहाँ आ जाती है। हाँ माँ जी, बादल ठीक कह रहा है। वो जा रही थी मेरे घर के बाहर से। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया और घबराकर उड़ गई। हो ना हो वो घड़ी जरूर उसी ने ही चुराई है, ताकि शहर के जंगल जाकर वो उस घड़ी को बेचकर अमीर बन सके। ये सारी बातें सुनकर सावित्री को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, ये सब झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया। तेरा यकीन अब मैं कैसे करूं? तू तो मुझे मारना चाहती है ताकि इस घर पर कब्जा कर सके। सुबह तू ही मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। हो ना हो तू ही चोरनी है। माँ जी, मैं तो आपके कमरे की सफाई कर रही थी। आपकी घड़ी को मैंने पंख तक नहीं लगाया। चुप कर जा चोरनी, इसी वक्त निकल जा मेरे घर से, वरना मैं बास पुलिस को बुला लूंगी। फिर सावित्री और बादल कव्वा उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल देते हैं। बिजली कवि रोती हुई वहाँ से चली जाती है और नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर बिजली कवि के पास आते हैं। बिजली बहन, हौसला रखो। हम जानते हैं तुम बेगुनाह हो, लेकिन सच साबित करने के लिए हमें वो घड़ी ढूंढनी होगी। बिजली, वो एक जादुई घड़ी है। वो तो बस सच्चे पक्षी के हाथ में ही टिक टिक करती है और झूठे के हाथ में वो उल्टी चलने लगती है और काले धुएं भी निकालती है। मुझे ये सब बातें मेरी माँ ने बताई थी। लेकिन चिड़िया बहन, वो घड़ी कहाँ होगी और किसने चुराई होगी? हाँ कबूतर भैया, इसी बात का पता लगाने के लिए हमें नीली वादियों में जाना होगा, जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है। के पास जादुई शक्तियाँ हैं। वो जरूर हमारी मदद करेगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब दोस्तों ने मुझ पर विश्वास किया। फिर बिजली कवि, तोता, कबूतर और चिड़िया नीली वादियों की ओर चले जाते हैं। रास्ते में वो पहाड़ों पर से गुजरते हैं, जहाँ उल्लू पहरा देते थे। लेकिन बाहर कोमल चिड़िया अपनी चालाकी से उन्हें चकमा देती है और वो सब पक्षी आगे बढ़ जाते हैं। वो सब नीली वादी में पहुँच जाते हैं, जहाँ बूढ़ी चील की गुफा थी। बिजली कवि सारी बात चील को बताती है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। बदले में मुझे एक दिन के लिए अपने गले की आवाज देनी होगी। बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ माँ जी, मैं अपनी आवाज देने के लिए तैयार हूँ। जंगल में मेरी बहुत बदनामी हुई है, मुझे अपनी इज्जत बचानी है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चील बिजली कवि को नीली ऐनक देती है और कहती है, इसे पहनकर तुम चोर के वो निशान देख सकोगी जो हमारी आँखों को नजर नहीं आते। उधर चिड़िया के कहने पर चिंकी तोती पिंकी कवि से दोस्ती का ड्रामा रचाती है। अरे पिंकी बहन, मुबारक हो, अब से तुम इस घर की मलिका हो। वैसे वो घड़ी तुमने कहाँ छुपाई है? मुझे भी तो दिखाओ। सुना है वो घड़ी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ तोती सहेली, वो घड़ी तो बादल ने पुराने पीपल के पेड़ में छुपाई है। आज रात जब सब सो जाएंगे, हम इसे निकाल कर नदी में फेंक देंगे, ताकि सबूत ही खत्म हो जाए। वो काली कवि दोबारा इस घर में नहीं आ पाएगी। और उस बुढ़िया का क्या है, किसी समय भी मर सकती है। फिर इस बड़े घर पर मैं अकेली राज करूंगी।
लेकिन पिंकी सहेली, मुझे ना भूल जाना। नहीं नहीं, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुझे तो मैं मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। वो जाकर सभी पक्षियों को पिंकी कव्वी की चाल के बारे में बता देती है। रात हो जाती है। बादल कव्वा और पिंकी कव्वी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। पीछे से बिजली कव्वी अपनी सास और सभी पक्षियों को लेकर ऐनक लगाए उनके निशानों के पीछे पीछे उड़ती है। पीपल के खोखले पेड़ में से बादल कव्वा पंख डालकर वो घड़ी निकालता है। तभी बिजली कव्वी सभी को लेकर वहाँ आ जाती है। देख ले माँ जी, घड़ी किसके पंखों में है। सावित्री ये सब देखकर बहुत दंग रह जाती है। जैसे ही बादल कव्वा वो घड़ी अपने पंखों में लेता है तो घड़ी उल्टी चलने लगती है और उसमें से काला काला धुआं निकलने लगता है। बादल, मेरे अपने खून ने मुझे धोखा दिया। तूने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया और मेरे पंखों से बहुत बड़ा जुल्म करवाया। नहीं नहीं माँ, मैं तो ये घड़ी बिजली से बचाकर यहाँ छुपा रहा था। झूठ मत बोलो बादल, ये घड़ी खुद गवाही दे रही है कि चोर तुम हो। तुमने ही पिंकी कव्वी के साथ मिलकर ये सारी साजिश की है। बादल, चिड़िया ठीक कह रही है। आज से मैं तुझे अपने घर से निकालती हूँ और मैं अपनी पूरी जायदाद बिजली कव्वी के नाम करती हूँ। जादुई घड़ी की चमक से बादल कव्वे के पर झड़ने लगते हैं और उसकी आवाज भी चली जाती है। अब वो एक बिना परों के और बिना आवाज के कव्वा बन गया था। उसे देखकर पिंकी कव्वी भी वहाँ से भाग जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हीरे की कदर ना की और कांच को ही अपना समझा। आज से ये घड़ी तुम्हारी अमानत है और तुम ही इसे संभाल कर रखोगी। सभी पक्षियों की बहादुरी ने एक